हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 6 देखेंगे, जिसमें क्लास 8 में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 8 का पार्ट 1 और क्लास 6 और क्लास 7 पूरा कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला पॉइंट याद रखिएगा, दिया हुआ यहाँ पे, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसे सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल बनेगा, उभरते हुए उद्योगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उभरते हुए उद्योगों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। विकल्प में है भारी उद्योग, सनराइज उद्योग, कृषि उद्योग, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, आइए इसे और भी देखते हैं सवाल क्या बनेगा। अगला सवाल बन सकता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात निर्माण, कपड़ा उद्योग, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल बन सकता है कि सनराइज उद्योग में किस प्रकार के उद्योग शामिल हैं। सत्कार, ज्ञान से संबंधित, स्वास्थ्य लाभ, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। सनराइज उद्योग में सत्कार, ज्ञान से संबंधित चीज़ें और स्वास्थ्य लाभ, इन सभी को शामिल किया जाता है। डी विकल्प सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। किसमें? सनराइज उद्योग में। ठीक है, जो उभरते हुए होते हैं। अगला है शब्दावली प्रगलन। प्रगलन क्या है? कहता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा प्रगलन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे सवाल क्या बनेगा। सिंपल सा सवाल बन सकता है कि धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रगलन। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। ग्रेट लेक्स के नाम कौन कौन से? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेट लेक्स जो है ये 5 झीलों का नाम है, 5 झीलों के समूह का नाम है, जिसमें कौन कौन शामिल है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। ठीक है, इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, याद रखना है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। उच्च ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है कि बाकी की तुलना में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित है। बस सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल बन सकता है इसमें ग्रेट लेक्स में शामिल है, कौन शामिल है? तो दिए गए विकल्पों में से देखेंगे तो ए विकल्प शामिल है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी ये ग्रेट लेक्स में शामिल है। ठीक है, दूसरा सवाल, 5 ग्रेट लेक्स में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताना है यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुपीरियर झील देखेंगे तो ये सबसे बड़ी झील है इन 5 झीलों में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो हम देखेंगे तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 झीलों में से एक झील ऐसा है जो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसकी सीमा कनाडा से नहीं लगता है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा झील है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, ये कौन सी झील अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है? तो वो कौन सा झील है? वो झील है सुपीरियर झील, सबसे बड़ी भी है और ये सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित भी है बाकी की तुलना में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊर्ध्व प्रवाह का अर्थ है किसी नदी, झील या स्थान का अन्य स्थानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित होना, जो कि पहले हम बता चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है यहाँ पे शब्दावली से कि अप्रवास क्या है। तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास का क्या मतलब है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। आई थिंक दोनों का डिफिनेशन एक जैसा लग रहा होगा, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, बट टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको निश्चित ही कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि प्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये सवाल क्या है, फिर हमको उसको क्लियर करेंगे। जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे नए देश में जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
बताना है जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्प्रवास। क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। अब आइए समझते हैं उत्प्रवास क्या है, प्रवास क्या है और अप्रवास क्या है। ठीक है, सिंपल सा भाषा में उदाहरण के साथ देखिएगा ध्यान से। जब आपसे पूछे कि अप्रवास क्या है, ठीक है, जब कोई आपसे पूछे कि अप्रवास क्या है तब कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश या स्थान से आकर हमारे देश स्थानों में बसता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश या स्थान से आकर हमारे देश या स्थान में बसता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, मान लेते हैं कि नेपाल से कोई व्यक्ति भारत आकर बस गया। ठीक है, यह भारत के लिए क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। ठीक है, एक और, बांग्लादेश का नागरिक भारत में नौकरी के लिए आकर रहने लगे तो भी क्या कहेंगे? इसे अप्रवास कहेंगे, भारत के लिए अप्रवास हो जाएगा। मतलब है सिंपल सा कि बाहर से अंदर आना अप्रवास है, बाहर कोई देश से हमारे देश में आ जाए। उत्प्रवास क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने देश या स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश या स्थान में जाकर बसता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। उदाहरण समझिए कि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर बस जाए, यह भारत के लिए उत्प्रवास होगा। कोई छात्र भारत से कनाडा पढ़ने या रहने चला जाए तो भी उत्प्रवास कहलाएगा। मतलब सिंपल सा कि अंदर से बाहर जाना। अप्रवास क्या था? यह था बाहर से अंदर आना। ठीक है, जबकि उत्प्रवास क्या है? अंदर से बाहर जाना। ठीक है, प्रवास क्या है? तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने या काम करने के लिए जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। मतलब सिंपल सा कि इसमें अप्रवास और उत्प्रवास दोनों शामिल होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए गांव से शहर नौकरी के लिए जाना या फिर बिहार से दिल्ली मजदूरी के लिए जाना। मतलब सिर्फ क्या है, यहाँ पे स्थान परिवर्तन से है, आने जाने से है। ठीक है, एक लाइन में याद रखिएगा, अप्रवास मतलब बाहर से अंदर, उत्प्रवास मतलब अंदर से बाहर, और प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे नए देश में जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं अगला शब्दावली। जीवन प्रत्याशा क्या है? कहता है यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जैसे होता है नॉर्मली 60 साल जीना, 70 साल जीना, औसतन लोग कितना जीवित रहते हैं किसी भी देश में। ठीक है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। चलिए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। जीवन प्रत्याशा से क्या तात्पर्य है? किसी देश की कुल जनसंख्या, औसत व्यक्ति की जीवित रहने की अपेक्षित वर्षों की संख्या, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा है, औसत व्यक्ति के जीवित रहने की अपेक्षित वर्षों की संख्या कि कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक लाइन में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रहेगा उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है ना, किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रहेगा उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब बात करें भारत का कि भारत का जीवन प्रत्याशा कितना है, तो याद रखिएगा औसतन बता रहा हूँ मैं, 69 से 70 साल है। मतलब औसतन जो व्यक्ति भारत में जीवित रहते हैं वो 69 से 70 साल के बीच में जीवित रहते हैं। पुरुषों का देखेंगे तो 68 वर्ष है, महिलाओं का 71 वर्ष, यानी महिलाएं थोड़ा ज़्यादा जीती हैं पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो सिंपल सा ये है। अब ऐसा नहीं कि हर लोग ऐसा जीते हैं, औसतन की बात हो रही है, जिससे हो सकता है कि कोई 102 साल भी जी रहा होगा, कोई 130 साल भी जी रहा होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही रेयर केस में होता होगा। ठीक है, कोई 55 साल में कोई जी रहा है, तो लेकिन सबका औसत निकालेंगे तो औसतन 69 से 70 साल आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भारत का जीवन प्रत्याशा देखेंगे तो 69 से 70 साल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन प्रत्याशा का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, जीवन प्रत्याशा का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर नहीं करता है? जलवायु पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, भाषा पर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा सोचिए, जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की बात हो रही है ना, कि कितने औसतन लोग कितने वर्ष जिएंगे। तो यहाँ पे क्या जलवायु पर कुछ ज़्यादा कोई डिपेंड करेगा? क्या मुख्य रूप से निर्भर होते हैं? नहीं। भाषा पर भी कोई मतलब ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है। पूछा नहीं निर्भर करता है तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधा जितना अच्छा होगा वहाँ पे जीवन प्रत्याशा उतना अधिक होगा। ठीक है, जलवायु गलत है, भाषा गलत है। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि इस पर निर्भर नहीं होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए यहाँ से।
अधिक किसी देश में शिशु मृत्यु दर कम हो तो जीवन प्रत्याशा सामान्यतः वहाँ पे क्या होगा? यदि किसी देश में शिशु मृत्यु दर कम हो तो जीवन प्रत्याशा सामान्यतः कम होती है, अधिक होती है, समान रहती है, तो अधिक होगा, है ना, क्योंकि मरने वालों की संख्या कम है तो इसका मतलब कि जीवन प्रत्याशा वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत जन घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब है कि औसतन देखेंगे तो जैसे यह मान लेते हैं कि ये 1 वर्ग किलोमीटर है और इस एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग रहते हैं औसतन। औसतन की बात हो रही है। जैसे आप देखेंगे ना कि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। ठीक है, कितना है? 1106। जबकि अब औसतन देखेंगे तो भारत का 382 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का आई थिंक 17 है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है डेटा यहाँ से। तो चलिए देखिए सवाल क्या बनेगा यहाँ से। चलिए सवाल देखिए, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं याद रखिएगा बिहार का कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में सबसे अधिक भी है। ठीक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल बन सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2016, 2015 या 2020? तो याद रखना है 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो 2015 है, 2016 है। ठीक है ना, तो 1 करोड़ भारतीय युवाओं को जो प्रशिक्षित करने की जो बात की गई थी ना 2016 से 2020 तक में, लेकिन शुरुआत कब की गई थी? याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट मैं बता रहा हूँ, 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रथम चरण जो आया था 2015 में, जो कि शुरुआत भी हुई थी, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दूसरा चरण आया था 2016 में। तो 2016 से 20 के बीच में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का वहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2015। ठीक है, 2016 में सेकेंड चरण की बात हो रही थी जहाँ पे 1 करोड़ युवाओं को वहाँ पे प्रशिक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है, तो 2015 याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब लोगों को पैसा देना, या फिर संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना, किसानों को बीज देना, इससे अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसे एक सवाल और बनेगा कि इस योजना के तहत 2016 से 2020 तक कितने भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1 करोड़ भारतीयों को। ठीक है, भारतीय युवा को। ठीक है ना, तो उससे विकल्प सही होगा। तो देखिए क्लास 8 का इतना था। ठीक है, क्लास 8 का बस इतना ही था। अब हम लोग क्लास 9 का शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग को इतना पसंद आ रहा है। और खास करके स्पेशल उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लाइक करते हैं और कॉमेंट करते हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।